माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। श्रावण की धूमधाम है। नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्साह से श्रावणी का उत्सव मना रहे हैं। बहनें भाइयों के और ब्राह्मण अपने यजमानों की राखियां बांध बांध कर चांदी कर रहे हैं। ऐसे ही समय में एक छोटे से घर में 10 वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं भी राखी बांधूंगी। उत्तर में माता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, किसके बांधेगी बेटी? आज तेरा भाई होता तो। माता आगे कुछ न कह सकी। उसका गला रूंध गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। अबोध बालिका ने इठलाकर कहा, तो क्या भैया के ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं? भैया नहीं है तो अम्मा, मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी। इस दुख के समय भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कुराने लगी और बोली, अरे तू इतनी बड़ी हो गई, भला कहीं माँ की भी राखी बांधी जाती है क्या? बालिका ने कहा, वाह, जो पैसे दे उसी के राखी बांधी जाती है। माता, अरे कंगली, पैसे पर नहीं, भाई की ही राखी बांधी जाती है। बालिका उदास हो गई। माता घर का कामकाज करने लगी। घर का काम शेष करके उसने पुत्री से कहा, आ तुझे नहला दूं। बालिका मुख गंभीर करके बोली, मैं नहीं नहाऊंगी। माता, क्यों? नहावेगी क्यों नहीं? बालिका, मुझे क्या किसी के राखी बांधती है? माता, अरे राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहाएगी भी नहीं? आज त्योहार का दिन है, चल उठ नहा। बालिका, राखी नहीं बांधोगी तो त्योहार काहे का? माता कुछ क्रुद्ध होकर, अरे कुछ सीढ़न हो गई है, राखी राखी रट लगा रखी है, बड़ी राखी बांधने वाली है। ऐसी ही होती तो आज यह दिन देखना पड़ता। पैदा होते ही बाप को खा बैठी, 2.5 बरस की होते होते भाई का घर छुड़ा दिया, तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया। बालिका बड़ी अप्रतिभ हुई और आंखों में आंसू भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई। 1 घंटा पश्चात हम उसी बालिका को उसके घर के द्वार पर खड़ी देखते हैं। इस समय भी उसके सुंदर मुख पर उदासी विद्यमान है। अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी छलछला रहे हैं। परंतु बालिका इस समय द्वार पर क्यों खड़ी है? जान पड़ता है वह किसी कार्यवश खड़ी है, क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता है तब वह बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी ओर देखने लगती है, मानो वह मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ति ही से उस पुरुष का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। परंतु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी बढ़ जाती है। इसी प्रकार 1, 2, 3 करके कई पुरुष बिना उसकी ओर देखे निकल गए। अंत को बालिका निराश होकर घर के भीतर लौट जाने को उद्यत हुई थी कि एक सुंदर युवक की दृष्टि, जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, बालिका पर पड़ी। बालिका की आंखें युवक की आंखों से जा लगी। न जाने उन उदास तथा करुणापूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि युवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा। ध्यान से देखने पर युवक को ज्ञात हुआ कि बालिका की आंखें अश्रुपूर्ण हैं। तब वह अधीर हो उठा। निकट जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो? बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी, परंतु उसने अपना एक हाथ युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डोरा है। उसने पूछा, यह क्या है? बालिका ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, राखी। युवक समझ गया। उसने मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बालिका का मुख कमल खिल उठा। उसने बड़े चाव से युवक के हाथ राखी बांध दी। राखी बंधवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और 2 रुपये निकालकर बालिका को देने लगा, परंतु बालिका ने उन्हें लेना स्वीकार न किया। बोली, नहीं, पैसे दो। युवक, ये पैसे से भी अच्छे हैं। बालिका, नहीं, मैं पैसे लूंगी, यह नहीं। युवक, ले लो बिटिया, इसके पैसे मंगा लेना, बहुत से मिलेंगे। बालिका, नहीं, पैसे दो। युवक ने 4 आने पैसे निकालकर कहा, अच्छा ले, पैसे भी ले और यह भी ले। बालिका, नहीं, खाली पैसे लूंगी। तुझे दोनों लेने पड़ेंगे। यह कहकर युवक ने बलपूर्वक
पैसे तथा रुपये बालिका के हाथ पर रख दिए। इतने में घर के भीतर से किसी ने पुकारा, अरे सरस्वती कहाँ गई? बालिका ने आई कहकर युवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि डाली और चली गई। गोलागंज की एक बड़ी तथा सुंदर अट्टालिका के एक सुसज्जित कमरे में एक युवक चिंता सागर में निमग्न बैठा है। कभी वह ठंडी सांसें भरता है, कभी रुमाल से आंखें पोंछता है, कभी आप ही आप कहता है। हाँ, सारा परिश्रम व्यर्थ गया, सारी चेष्टाएं निष्फल हुई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, उन्हें कहाँ ढूंढूं? सारा उन्नाव छान डाला, परंतु फिर भी पता न लगा। युवक आगे कुछ और कहने को था कि कमरे का द्वार धीरे धीरे खुला और एक नौकर अंदर आया। युवक ने कुछ विरक्त होकर पूछा, क्यों, क्या है? नौकर, सरकार, अमरनाथ बाबू आए हैं। युवक संभल कर, अच्छा यहीं भेज दो। नौकर के चले जाने पर युवक ने रुमाल से आंखें पोंछ डाली और मुख पर गंभीरता लाने की चेष्टा करने लगा। द्वार फिर खुला और एक युवक अंदर आया। युवक, आओ भाई अमरनाथ। अमरनाथ, कहो घनश्याम, आज अकेले कैसे बैठे हो? कानपुर से कब लौटे? घनश्याम, कल आया था। अमरनाथ, उन्नाव भी अवश्य ही उतरे होंगे? घनश्याम एक ठंडी सांस भरकर, हाँ उतरा था, परंतु व्यर्थ, वहां अब मेरा क्या रखा है? अमरनाथ, परंतु करो क्या, हृदय नहीं मानता है। क्यों? और सच पूछो तो बात ही ऐसी है, यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। घनश्याम, क्या कहूँ मित्र, मैं तो हार गया। तुम तो जानते ही हो कि मुझे लखनऊ आकर रहे 1 वर्ष हो गया, और जब से यहाँ आया हूँ उन्हें ढूंढने में कुछ भी कसर उठा नहीं रखी, परंतु सब व्यर्थ। अमरनाथ, उन्होंने उन्नाव न जाने क्यों छोड़ दिया, और कब छोड़ा इसका भी कोई पता नहीं चलता। घनश्याम, इसका तो पता चल गया ना कि वे मेरे जाने के 1 वर्ष पश्चात उन्नाव से चले गए, परंतु कहाँ गए यह नहीं मालूम हुआ। अमरनाथ, यह किससे मालूम हुआ? घनश्याम, उसी मकान वाले से जिसके मकान में हम लोग रहा करते थे। कुछ नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। यदि मैं उन्हें छोड़कर न जाता, यदि गया था तो उनकी खोज खबर लेता रहता, परंतु मैं तो दक्षिण जाकर रुपया कमाने में इतना व्यस्त रहा कि कभी याद ही ना आई, और जो आई भी तो क्षण मात्र के लिए। उफ, कोई भी अपने घर को भूल जाता है, मैं ही ऐसा अधम। अमरनाथ बात काटकर, अजी नहीं, सब समय की बात है। घनश्याम, मैं दक्षिण ना जाता तो अच्छा था। अमरनाथ, तुम्हारा दक्षिण जाना तो व्यर्थ नहीं हुआ, यदि ना जाते तो इतना धन। घनश्याम, अजी चूल्हे में जाए धन, ऐसा धन किस काम का? मेरे हृदय में सुख शांति नहीं तो धन किस मर्ज की दवा है? अमरनाथ, हैं, हाथ में लाल डोरा क्यों बांधा है? घनश्याम, अरे इसकी बात तो भूल ही गया, यह राखी है। अमरनाथ, भाई वाह, अच्छी राखी है, लाल डोरे को राखी बताते हो? यह किसने बांधी है? किसी बड़े कंजूस ब्राह्मण ने बांधी होगी। दुष्ट ने 1 पैसा तक खर्चना पाप समझा, डोरे ही से काम निकाला। घनश्याम, संसार में यदि कोई बढ़िया से बढ़िया राखी बन सकती है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक प्यारा यह लाल डोरा है। यह कहकर घनश्याम ने उसे खोलकर बड़े यत्नपूर्वक अपने बक्स में रख दिया। अमरनाथ, भाई तुम भी विचित्र मनुष्य हो, आखिर यह डोरा बांधा किसने है? घनश्याम, एक बालिका ने। पाठक समझ गए होंगे कि घनश्याम कौन है। अमरनाथ, बालिका ने कैसे बांधा और कहाँ? घनश्याम, कानपुर में। घनश्याम ने सारी घटना कह सुनाई। अमरनाथ, यदि यह बात है तो सत्य ही यह डोरा अमूल्य है। घनश्याम, न जाने क्यों उस बालिका का ध्यान मेरे मन से नहीं उतरता। अमरनाथ, उसकी सरलता तथा प्रेम ने तुम्हारे हृदय पर प्रभाव डाला है। भला उसका नाम क्या है? घनश्याम, नाम तो मुझे मालूम नहीं, भीतर से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा तो था, परंतु मैं सुन न सका। अमरनाथ,
अच्छा खैर, अब तुमने क्या करना विचारा है? घनश्याम, धैर्य धर कर चुपचाप बैठने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूँ? मुझसे जो हो सका मैं कर चुका। अमरनाथ, हाँ यह भी ठीक है, ईश्वर पर छोड़ दो, देखो क्या होता है। पूर्वोक्त घटना हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। घनश्याम दास पिछली बातें प्राय भूल गए हैं, परंतु उस बालिका की याद कभी कभी आ जाती है। उसे देखने वे एक बार कानपुर गए भी थे, परंतु उसका पता न चला। उस घर में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह वहां से अपनी माता सहित बहुत दिन हुए न जाने कहाँ चली गई। इसके पश्चात जो जो समय बीतता गया उसका ध्यान भी कम होता गया, पर अब भी जब वे अपना बक्स खोलते हैं तब कोई वस्तु देखकर चौंक पड़ते हैं और साथ ही कोई पुराना दृश्य भी आंखों के सामने आ जाता है। घनश्याम अभी तक अविवाहित हैं। पहले तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे विवाह न करेंगे, पर मित्रों के कहने और स्वयं अपने अनुभव ने उनका विचार बदल दिया। अब वे विवाह करने को तैयार हैं, परंतु अभी तक कोई कन्या उनकी रुचि के अनुसार नहीं मिली। जेठ का महीना है। दिन भर की जला देने वाली धूप के पश्चात सूर्यास्त का समय अत्यंत सुखदायी प्रतीत हो रहा है। इस समय घनश्याम दास अपनी कोठी के बाग में मित्रों सहित बैठे मंद मंद शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं। आपस में हास्य रसपूर्ण बातें हो रही हैं। बातें करते करते एक मित्र ने कहा, अच्छी अभी तक अमरनाथ नहीं आए? घनश्याम, वह मनमौजी आदमी हैं, कहीं रम गए होंगे। दूसरा, नहीं रम नहीं, वह आजकल तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने की चिंता में रहते हैं। घनश्याम, बड़े दिल लगी बात हो। दूसरा, नहीं नहीं, दिल लगी की बात नहीं है। तीसरा, हाँ परसों मुझसे भी वो कह रहे थे कि घनश्याम का विवाह हो जाए तो मुझे चैन पड़े। ये बातें हो ही रही थी कि अमरनाथ लपकते हुए आ पहुंचे। घनश्याम, आओ यार, बड़ी उम्र है, अभी तुम्हारी ही याद हो रही थी। अमरनाथ, इस समय बोलिए नहीं, नहीं एकाध को मार बैठूंगा। दूसरा, जान पड़ता है कहीं से पिटकर आए हैं। अमरनाथ, तू फिर बोला। अच्छा दिल लगी छोड़ो, एक आवश्यक बात है। सब उत्सुक होकर बोले, कहो कहो क्या बात है? अमरनाथ घनश्याम से, तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ ली है। सब एक स्वर से, फिर क्या, तुम्हारी तो चांदी है। अमरनाथ, फिर वही दिल लगी, यार तुम लोग अजीब आदमी हो। तीसरा, अच्छा बताओ कहाँ ढूंढी? अमरनाथ, यहीं लखनऊ में। दूसरा, लड़की का पिता क्या करता है? पिता तो स्वर्गवास करता है। तीसरा, यह बुरी बात है। अमरनाथ, लड़की है और उसकी माँ, बस, तीसरा कोई नहीं, विवाह में कुछ मिलेगा भी नहीं। लड़की की माता बड़ी गरीब है। दूसरा, यह उससे भी बुरी बात है। तीसरा, उल्लू मर गए, पट्टे छोड़ गए, घर भी ढूंढा तो गरीब। कहाँ हमारे घनश्याम इतने धनाढ्य और कहाँ ससुराल इतनी दरिद्र, लोग क्या कहेंगे? अमरनाथ, अरे भाई, कहने और न कहने वाले हम ही तुम हैं, और यहाँ इनका कौन बैठा है जो कहेगा? घनश्याम दास ने एक ठंडी सांस ली। तीसरा, आपने क्या भलाई देखी जो यह संबंध करना विचारा? लड़की की भलाई। लड़की लक्ष्मी रूपा है, जैसी सुंदर वैसी सरल। ऐसी लड़की यदि दीपक लेकर ढूंढी जावे तो भी कदाचित ही मिले। दूसरा, हाँ यह अवश्य एक बात है। अमरनाथ, परंतु लड़की की माता लड़का देखकर विवाह करने को कहती हैं। तीसरा, यह तो व्यवहार की बात है। घनश्याम, और मैं भी लड़की देखकर विवाह करूंगा। अमरनाथ, तो इसके लिए क्या विचार है? तीसरा, विचार क्या, लड़की देखेंगे। अमरनाथ, तो कब? घनश्याम, कल। दूसरे दिन शाम को घनश्याम और अमरनाथ गाड़ी पर सवार होकर लड़की देखने चले। गाड़ी चक्कर खाती हुई यायागंज की एक गली के सामने जा खड़ी हुई। गाड़ी से उतरकर दोनों मित्र गली में घुसे। लगभग 100 कदम चलकर अमरनाथ एक छोटे से मकान के सामने खड़े हो गए और मकान का द्वार खटखटाया। घनश्याम बोले, मकान देखने से तो बड़े गरीब जान पड़ते हैं। अमरनाथ, हाँ बात तो ऐसी ही है, परंतु यदि लड़की तुमको पसंद आ जाए तो यह सब सहन किया जा सकता है।
इतने में द्वार खुला और दोनों भीतर गए। संध्या हो जाने के कारण मकान में अंधेरा हो गया था, अतएव ये लोग द्वार खोलने वाले को स्पष्ट न देख सके। एक दालान में पहुंचने पर ये दोनों चारपाइयों पर बिठा दिए गए और बिठाने वाली ने, जो स्त्री थी, कहा, मैं जरा दिया जला लूं। अमरनाथ, हाँ जला लो। स्त्री ने दीपक जलाया और पास ही एक दीवार पर उसे रख दिया। फिर इनकी ओर मुख करके वह नीचे चटाई पर बैठ गई। परंतु ज्यों ही उसने घनश्याम पर अपनी दृष्टि डाली, एक हृदय भेदी आह उसके मुख से निकली और वह ज्ञान शून्य होकर गिर पड़ी। स्त्री की ओर कुछ अंधेरा था, इस कारण उन लोगों को उसका मुख स्पष्ट न दिखाई पड़ता था। घनश्याम उसे उठाने को उठे, परंतु ज्यों ही उन्होंने उसका सिर उठाया और रोशनी उसके मुख पर पड़ी, तो ही घनश्याम के मुख से निकला, मेरी माता, और उठकर वे भूमि पर बैठ गए। अमरनाथ विस्मित हो काष्ठवत बैठे रहे। अंत को कुछ क्षण उपरांत बोले, उफ, ईश्वर की महिमा बड़ी विचित्र है। जिनके लिए न जाने तुमने कहाँ कहाँ की ठोकर खाई, वे अंत को इस प्रकार मिले। घनश्याम अपने को संभाल कर बोले, थोड़ा पानी मंगाओ। अमरनाथ, किससे मंगाऊं? यहाँ तो कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता। हाँ, परंतु वह लड़की तुम्हारी। कहते कहते अमरनाथ रुक गए। फिर उन्होंने पुकारा, बिटिया थोड़ा पानी दे जाओ, परंतु कोई उत्तर न मिला। अमरनाथ ने फिर पुकारा, बेटी तुम्हारी माँ अचेत हो गई है, थोड़ा पानी दे जाओ। इस अचेत शब्द में न जाने क्या बात थी कि तुरंत ही घर के दूसरी ओर बर्तन खड़कने की आवाज हुई। तत्पश्चात एक पूर्ण वयस्का लड़की लोटा लिए आई। लड़की मुंह कुछ ढके हुए थी। अमरनाथ ने पानी लेकर घनश्याम की माता की आंखें तथा मुख को धो दिया। थोड़ी देर में उन्हें होश आया और उन्होंने आंखें खोलते ही फिर घनश्याम को देखा। तब वह शीघ्रता से उठकर बैठ गईं और बोली, हैं, मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ? घनश्याम, क्या तू मेरा खोया हुआ घनश्याम ही है या कोई और? माता ने पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और अश्रु बिंदु विसर्जन किए, परंतु वे बिंदु सुख के थे अथवा दुख के, कौन कहे। लड़की ने यह सब देख सुनकर अपना मुंह खोल दिया और भैया भैया कहती हुई घनश्याम से लिपट गई। घनश्याम ने देखा लड़की कोई और नहीं, वही बालिका है जिसने 5 वर्ष पूर्व उनके राखी बांधी थी और जिसकी याद प्रायः उन्हें आया करती थी। श्रावण का महीना है, श्रावणी का महोत्सव। घनश्याम दास की कोठी खूब सजाई गई है। घनश्याम अपने कमरे में बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। इतने में एक दासी ने आकर कहा, बाबू भीतर चलो। घनश्याम भीतर गए। माता ने उन्हें एक आसन पर बिठाया और उनकी भगिनी सरस्वती ने उनके तिलक लगाकर राखी बांधी। घनश्याम ने 2 असरफियां उनके हाथ में धर दी और मुस्कुराकर बोले, क्या पैसे भी देने होंगे? सरस्वती ने हंसकर कहा, नहीं भैया, ये असरफियां पैसों से अच्छी हैं, इनसे बहुत से पैसे आवेंगे।